सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ खान रफ़ीक हियर। ओके सो गाइस, हम लोग ने जैसे कि अपना 11th क्लास का फिज़िक्स का 5th चैप्टर ग्रेविटेशन स्टार्ट किया था, उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग का पार्ट 2 तक जो यहाँ तक हुआ था, इस डायग्राम तक, उसके आगे का जो टॉपिक है वो इस वीडियो से हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो क्या है टॉपिक का नाम? मेजरमेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब जी हम लोग को फाइंड करना है कि ठीक है, जी हम लोग को मेजर करना है। एक्चुअली में इसका फॉर्मूला तो मुझे इसका वैल्यू तो मुझे मालूम है, 6.67 इंटू 10 समथिंग कुछ इसका वैल्यू है जो हम लोग ने पीछे देख चुके हैं। ठीक है, क्या वैल्यू एक बार देख लेता हूँ आप लोगों को। देखो 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, याद कर लो। ओके, तो इसका वैल्यू मुझे मालूम है, लेकिन इसका मेजरमेंट क्या है वो मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो, the magnitude of the gravitational constant g can be found by measuring the force of gravitational attraction between two bodies। मतलब कि हम लोग को अगर g का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, g का अगर वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा? हम लोग को फोर्स मालूम करना पड़ेगा एंड bodies two bodies of the masses m1 and m2 separated by the certain distance, suppose करो l। this can be measured by using कैनविस बैलेंस। ठीक है, कैनविस बैलेंस सब भूल जाओ, उसके बारे में हम लोग को ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द स्पेरिकल बॉल्स इज द सेम एज इफ their masses are concentrated at their centers। ठीक है, if r is the initial distance of the separation between the center of the big and the neighboring small sphere, then the magnitude of the force between them is simple। वही फॉर्मूला जो हम लोग को मालूम है, F इज इक्वल टू जी इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। बट यहाँ पे क्या आ गया? बिग एंड स्मॉल। बिग एंड स्मॉल, बिग मतलब कैपिटल M, स्मॉल मतलब स्मॉल m। ठीक है, आर स्क्वायर। कुछ नोटेशन में खाली चेंज किया, बाकी सब सेम है, फॉर्मूला वही है। ठीक है, अब यहाँ पे पता है टॉर्क आता है। क्या आता है यहाँ पे? टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होगा, और नहीं मालूम तो याद कर लो। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू लेंथ। फोर्स इंटू लेंथ। लेंथ मतलब किसका लेंथ? रॉड का। जो रॉड है ना उसका लेंथ। ठीक है, इफ लेंथ ऑफ, देखो यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, इफ द लेंथ ऑफ द रॉड इज L, then the magnitude of the torque arising out of these forces is टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? F इंटू एल। एफ का हम लोग को मालूम है वैल्यू, पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, टॉर्क का एक और फॉर्मूला है, टॉर्क का एक और फॉर्मूला है, एट इक्विलिब्रियम का एक फॉर्मूला है, एट इक्विलिब्रियम ना, एट इक्विलिब्रियम टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? के इंटू टीटा। के इंटू टीटा। अब पूछेंगे के क्या है? के है रिस्टोरिंग टॉर्क, मतलब के इज द टॉर्क ही है, लेकिन पर यूनिट एंगल, मतलब एंगल के साथ है। पर यूनिट एंगल मतलब एक एंगल में कितना टॉर्क आया, पर यूनिट एंगल। के का मतलब क्या है? टॉर्क ही है, लेकिन पर यूनिट एंगल। और टीटा क्या है? एंगल। वो तो हम लोग को मालूम है कि टीटा क्या है? एंगल ऑफ द ट्विस्ट। तो ये टॉर्क जो मिला और ये टॉर्क मिला, इक्वल कर दो, कर दिया इक्वल। जी mm अपॉन आर स्क्वायर, एल इज इक्वल टू के इंटू टीटा। के मैंने बता चुका, और रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगल, और टीटा क्या है? एंगल ऑफ ट्विस्ट। यहाँ तक समझा? ठीक है, नाउ आगे क्या है? बाय अप्लाइंग अ नोन टॉर्क, टॉर्क 1 एंड मेजरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ ट्विस्ट अल्फा, द रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट कैन बी डिटरमाइन एज k इज इक्वल टू टॉर्क 1 अपॉन अल्फा। बस मैंने क्या किया पता है, एंगल जो था ना यहाँ पे टीटा, वो टीटा एंगल अल्फा है। बाकी टॉर्क 1 जो मिला था ना हम लोग को, ये मैं बता देता हूँ, ये टॉर्क, ये जो मिला ना, ये टॉर्क 1 समझ लो, इसको टॉर्क 1 सपोज कर लो। तो क्या आएगा फॉर्मूला? तो फॉर्मूला क्या आएगा? k इज इक्वल टू टॉर्क 1 अपॉन अल्फा। Thus, in actual experiment,
measuring theta and knowing values of torque M, capital M and R, the value of G can be calculated from equation number 2. इक्वेशन नंबर 2 कौन सा है? देखो देखो देखो, इक्वेशन नंबर 2, ये सब पेज पलटाने से आप लोगों को अच्छे से समझेगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 में अगर मैं M का वैल्यू पुट करूँ, ये M का वैल्यू पुट करूँ, R का वैल्यू पुट करूँ, L का वैल्यू पुट करूँ और K और थीटा का वैल्यू पुट करो, तो मुझे क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा बताओ? G मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? G, ठीक है। द ग्रेविटेशन कांस्टेंट मेजर इन दिस वे इज फाउंड टू बी, कितना मिलेगा? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ये तो हम लोग को मेजर करने का था और वैल्यू क्या आया? ये आया, ठीक है। आप लोगों को सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट आंसर लिखना है। यहाँ तक समझा? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अभी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम लोग क्या फाइंड करना अभी? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किससे दिखाते? जी से, है ना, मालूम होगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिंपल, जो हम लोग का फॉर्मूला कौन सा है? फोर्स इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट इज नॉट एक्ट अपॉन बाय एनी अदर फोर्स, इट विल बी एक्सीलरेटेड towards the center of the earth under the action of this force, ठीक है। now its acceleration can be calculated by using Newton's second law. Newton's second law क्या है? F is equal to mass into acceleration, father is equal to mother, father is equal to mother. तो एक काम करो, क्या काम करो पता है? काम मत करो मतलब कि स्टेप लिखो, वरना पब्लिक सोचे ही काम करो, ठीक है। फादर इज इक्वल टू मदर, ये मुझे क्या मालूम करना है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये एक्सीलरेशन को सपोज करो जी है, तो ये क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू एम जी। अब ये मुझे जी मालूम करना है, तो एम क्या कर रहा है यहाँ पे? भगा दो इसको, इज इक्वल टू वो साइड गया तो डिवाइड में, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में ना, तो इधर गया तो डिवाइड में, ठीक है। ये चाहिए। अब मुझे बताओ एफ का फॉर्मूला क्या है? एफ का फॉर्मूला देखो यहाँ पे, क्या फॉर्मूला है? ये है ना, तो पुट करो यहाँ पे, और डिवाइड बाय एम भी है ना यहाँ पे, देखो ना पहले, डिवाइड बाय एम, ये एम और ये एम कैंसिल, क्या बचा खाली? जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे की है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ क्या रहेगा? जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ये फोर्स की जगह ये किया, इंटू 1/m। 1/m क्यों? क्योंकि ये m डिवाइड में चले जाएगा ना, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे डिवाइड में 1/m हो जाएगा। m और m कैंसिल, क्या बचा? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 मिल गया हम लोग को, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें उसने करी हुई है, वो सब करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ तक अगर आ गया ना आपका आंसर तो बस हो गया, ठीक है। बट फिर भी टेक्स्ट बुक में दिया है तो इसलिए मुझे कराना ज़रूरी है, क्या पता कभी एग्जाम में पूछ ले, है ना। This is known as the acceleration due to gravity of the earth and denoted by g. Denoted by g तो वो तो हम लोग को मालूम ही है, ठीक है। फिर भी बता रहा है टेक्स्ट बुक वाला, शायद हम लोग टेक्स्ट बुक वाला समझता है, हम लोग को कुछ नहीं आता, ठीक है, बट हम लोगों को आता है कुछ, बहुत कुछ आता है, ठीक है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब कि सपोज करो ये केस ले रहा है, ठीक है, इसको केस लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। सपोज करो ये केस है, कुछ केस होता है ना, इंसान के ऊपर भी केस होता है, ठीक है, वो सब केस नहीं है, मतलब केस है। सपोज कर लो इफ़ द ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है ना, जो ऑब्जेक्ट वो सर से दूरी पे नहीं है, एकदम सरफेस पे, मतलब कि देखो ये अर्थ है, ये जो हाथ है ना मेरा, ये अर्थ है, ठीक है। अब ये क्या है? ये अर्थ का सरफेस है, ये जो है ना, ये अर्थ का सरफेस। और मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया, ये ऑब्जेक्ट सपोज करो, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये सरफेस के ऊपर है, देखो सरफेस के ऊपर है। पहले कहाँ था? यहाँ था, देखो पहले यहाँ पे था, अभी कैसा एकदम क्लोज पे आ गया, सरफेस के ऊपर आ गया। तो सरफेस के ऊपर आ गया तो डिस्टेंस क्या हो गया? आर हो गया, रेडियस हो गया, ये अर्थ का रेडियस हो जाएगा ना, इतना सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना रहेगा? इतना रहेगा। ये देखो ये सरफेस के ऊपर है, या फिर देखो अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। देखो ये अर्थ है, बोलो अर्थ है ये, ठीक है, अर्थ है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इनका बीच का डिस्टेंस कितना था पता है? पहले आर था, जो हम लोग ने पढ़े अभी,
लेकिन अभी वो केस ले रहा है कि अर्थ का जो अर्थ है उसके सरफेस पे ही ऑब्जेक्ट है, उसके सरफेस पे ही क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अभी इसका जो डिस्टेंस रहेगा ना वो कैपिटल आर रहेगा। क्योंकि कैपिटल आर, क्योंकि इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। सपोज करो अर्थ का रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है। तो अभी इसका डिस्टेंस कितना हो गया, ये जो डिस्टेंस था बड़ा वाला आर, तो वही चीज़ तो बोला है उसने बस। इफ द ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो जो ये आर रहेगा वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कैपिटल आर में। अब समझा, द रेडियस ऑफ द अर्थ क्या हो जाएगा, सिंपल, ये आर की जगह क्या लिख दो, बड़ा वाला आर। बाकी नथिंग इज हैपन, ठीक है, और कुछ नहीं किया। समझा यहाँ तक, ये केस समझ कर लो सीरियसली, यहाँ तक खत्म होता है डेरिवेशन। लेकिन ये केस भी कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि क्लोज हो गया तो क्या करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं है, स्मॉल आर है ना, कैपिटल आर हो जाएगा बस, बाकी कुछ नहीं हुआ। आप समझा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, वेरिएशन इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी का जो फॉर्मूला हम लोग को मिला ना अर्थ सरफेस का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके अंदर वेरिएशन है, कुछ वेरिएशन है। क्या, कौन कौन से वेरिएशन है पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ एल्टीट्यूड, डेप्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। एल्टीट्यूड, डेप्थ, लैटिट्यूड एंड शेप। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एल्टीट्यूड तक ही देखेंगे, बाकी आगे का जो है डेप्थ, लैटिट्यूड एंड शेप ये हम लोग नेक्स्ट अपने वाले पार्ट, नेक्स्ट इसके चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में खाली एल्टीट्यूड तक ही देखेंगे, समझ में आया। तो फर्स्ट वाला क्या है, वेरिएशन इन जी, जी मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब उतना बड़ा लिखने की जरूरत क्या है बाबा, हम लोग को मालूम है ना क्या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या हम लोग को मालूम है क्या है, वो जी है। तो मैं इतना बड़ा क्यों लिखूँ, डायरेक्ट सिंबल में लिखता हूँ। तो वेरिएशन इन जी विथ एल्टीट्यूड, फर्स्ट वाला देखेंगे खाली, हाँ। बाकी सब डेप्थ, लैटिट्यूड एंड शेप का हम लोग इंशाल्लाह अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो अच्छे से देखो, कुछ किया नहीं है, सब हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं, ठीक है। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास एम, एक बॉडी कंसीडर करो जिसका मास कितना है, एम है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अच्छा ठीक है, सरफेस ऑफ द अर्थ बोला है, अर्थ के सरफेस पे बोला है, अर्थ के सरफेस पे बोला है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लूँ, ये वाला या ये वाला, आप लोग बताओ। ये वाला लूँगा ना, देखो ये वाला, क्यों, क्योंकि सरफेस के अर्थ पे बोला है, सरफेस ऑफ द अर्थ बोला है, तो ये वाला, ये सरफेस ऑफ द अर्थ नहीं है, ये दूर है, ऑब्जेक्ट जो है ना सरफेस के अर्थ पे नहीं है, दूर है। बट इसके अंदर सरफेस के अर्थ पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, सरफेस के अर्थ पे। तो सरफेस के अर्थ पे क्या फॉर्मूला रहेगा, जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, समझाइए नाउ, बहुत इजी है, कुछ है नहीं, हाँ ठीक है। अब मुझे ये बताओ, मैंने यहाँ पे बताना आप लोगों को भूल गया, जो वेरिएशन आ रहा है जी में, मतलब वेरिएशन मतलब जी के फॉर्मूला जो है ना, नॉर्मल फार्मूला, उसके अंदर कुछ वेरिएशन मतलब कुछ चेंजेस होगा, किसकी वजह से, एल्टीट्यूड। अच्छा ये एल्टीट्यूड का मतलब मैंने आप लोगों को बताया नहीं है, एल्टीट्यूड नहीं है, एल्टीट्यूड, ठीक है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट। यहाँ पे लिख लो आप लोग, यहाँ पे ये जो टॉप है ना वहाँ पे लिख लो, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू हाइट, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू हाइट। अब देखो डायग्राम, अब समझेगा आप लोगों को, देखो देखो, ये है सरफेस, ये है अर्थ। अब एल्टीट्यूड बोल दिया मतलब कुछ हाइट भी रहेगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे हाइट। आप समझा, समझा कि नहीं समझा। पहले क्या था, एम क्या था, यहाँ पे था, पहले एम यहाँ पे था, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है, पहले एम यहाँ था। लेकिन वेरिएशन इन द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट आ गया, तो हाइट आ गया तो मुझे जो यहाँ पे था ना, अब वो यहाँ पे हो गया, एम यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस सपोज कर लो, हाइट एच सपोज कर लो ना। अब टेक्स्ट बुक में दिया तो सपोज करना पड़ेगा। अब ये मत बोलना हाइट को कुछ और ले लो, ए बी सी डी, अरे बाबा हाइट एच दिया तो एच ले लो ना, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर प्लस एच, होगा कि नहीं होगा। पहले यहाँ पे था ना तो डिस्टेंस कितना था, आर था, लेकिन अब एम इधर है तो आर प्लस एच, आर प्लस एच। तो सिंपल क्या फॉर्मूला था, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन अभी आर प्लस हो गया एच, इसीलिए यहाँ पे आ गया आर
प्लस एच, बाकी कुछ नहीं हुआ, समझा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला पता है कि जो हाइट जब आया, एल्टीट्यूड आया, तो उसका फॉर्मूला हो गया GM अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर। लेकिन जब नॉर्मल जो जी था, मतलब जब मास इधर पे था, बॉडी यहाँ पे थी, तो क्या फॉर्मूला था, GM अपॉन आर स्क्वायर। तो डिवाइड कर दो, एक GH और G से डिवाइड, मतलब ये GH क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, बट कब, जब हाइट आ गया, जब H आ गया हाइट। और ये वाला नॉर्मल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब हाइट नहीं था, जब मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था। तो क्या फॉर्मूला है, GH का क्या फॉर्मूला आया, ये वाला पुट करो यहाँ पे, GM अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर पुट कर दिया। अब ये G जो नॉर्मल जो हम लोग का था वो क्या था, GM अपॉन आर स्क्वायर, इसके अंदर प्लस माइनस कुछ नहीं था। आप समझा, GM कैंसर, आर स्क्वायर कहाँ आएगा, ऊपर आ देगा, है ना, ये डिवाइड में ना ऊपर आ देगा, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ तक समझा, आई होप समझ में आ रहा हो। कुछ नहीं किया मैंने, नथिंग इज डूइंग एनीथिंग, GH इज इक्वल टू GM अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर। तो जो पहले GH था उसको G से मल्टीप्लाई करो, पहले जो G था ना वो उससे डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या था, GM अपॉन आर स्क्वायर, GM कैंसल, बाकी आर स्क्वायर ऊपर गया, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर। ठीक है, तो बस मिल गया फॉर्मूला। अब ये G को वहाँ भेज दो, डिवाइड में ना, वहाँ पे कह दो मल्टीप्लाई में, तो GH इज इक्वल टू आएगा GR स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर। इसी को वेरिएशन बोलते हैं, इसी को ही वेरिएशन बोलते हैं। वेरिएशन मतलब कि फॉर्मूले में कुछ वेरिएशन, फॉर्मूले में कुछ चेंजेस। क्या चेंजेस आया वो तो आप लोगों ने देखे अभी। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूले कभी कभी न्यूमेरिकल्स के सॉल्व करने के लिए हम लोग को चाहिए रहते हैं। ठीक है, दिस इक्वेशन शोज दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब हाइट, विथ इंक्रीज मतलब एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगा। क्यों, कोई बता सकता है। देखो, ये G और H के बारे में बात करना हम लोग को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट के बारे में। ये G के बारे में बात नहीं करना, ये तो नॉर्मल वाला ना, नॉर्मल वाले के बारे में बात नहीं करते, ये और इसके बारे में बात करना है। तो मुझे बताओ, ये G इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल H है। नीचे है ना, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन्वर्सली में क्या होता है, अपोजिट होता है, मतलब अगर ये बढ़ेगा, H बढ़ेगा तो G घटेगा, और जब H घटेगा तो G बढ़ेगा, मतलब अपोजिट होगा। तो मुझे बताओ, एल्टीट्यूड मतलब हाइट जब इंक्रीज होगा, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगा। तो देखो, गोज ऑन डिक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। तो फॉर्मूले से मैं बता रहा हूँ, समझ में आया। एल्टीट्यूड ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब वो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन किया है कि आर स्क्वायर, जो आर है ना, आर स्क्वायर कॉमन निकालना मुझे। कॉमन कब निकालो, आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, खाली 1 बचेगा, तो 1 लिख दिया। और यहाँ पे H अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, H अपॉन आर हो जाएगा, नथिंग इज कुछ होगा। ठीक है, क्यों निकाला पता है, आर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर कैंसिल, तो कैंसिल कर दिया। तो क्या आया, GH इज इक्वल टू G1 प्लस H अपॉन आर। ये -2 क्यों आया, देखो ना यहाँ पे, ये +2 है ना, ऊपर गया तो -2, साइन चेंज होती ना, पता है ना आप लोगों को, बेसिक हो। फॉर स्मॉल एल्टीट्यूड, सपोज करो स्मॉल एल्टीट्यूड, हाइट बहुत कम है, तो जो H अपॉन आर है ना, H अपॉन आर, ये 1 के बहुत ही कम होना चाहिए, 1 के बहुत ही कम होना चाहिए। तो ये कम कब होगा, जब ये प्लस रहेगा माइनस, तो -2 को ना यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। ठीक है, यहाँ तक करेंगे तो भी चलेगा एग्ज़ाम में, यहाँ तक नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट मैं बता देता हूँ, -2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 1 - 2H अपॉन आर। दिस एक्सप्रेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द G एट हाइट H अबाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ एज लॉन्ग एज H इज़ लेस देन R। ठीक है, H किससे, R से क्या रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। तो ये फार्मूला हम लोग को मिलेगा फाइनली। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा हो ये डेरिवेशन आप लोगों को। तो इसके आगे वाला डेरिवेशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो आई होप समझ में आप लोग को आ गया होगा। जो लोग नए हैं इस चैनल पे प्लीज़ लाइक कीजिएगा,
एंड अपने जो भी सजेशन आप लोग कहना चाहते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड जो लोग पुराने, जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं और जो लोग मेरा कंटिन्यूस वीडियो देखते हैं, उन लोगों के लिए बस एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जितना हो सके शेयर कीजिए आप मास्टर बोर्ड के स्टूडेंट के लोगों को, अपने रिलेटिव में जितना हो सके शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप पे इधर उधर कहीं पे भी शेयर कीजिएगा। एंड बस लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।